क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है? दोस्तों, कांग्रेस ने जबरदस्त प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अभी तो राहुल गांधी की यात्रा को सिर्फ 15 दिन हुए हैं और सरसंघ चालक यानी मोहन भागवत जो हैं वो मस्जिद पहुंचने लग गए, मुसलमानों के साथ संवाद कायम करने लग गए। हालांकि वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है दोस्तों। जिस मस्जिद गए वहां के इमाम ने उन्हें राष्ट्रपिता बता दिया, यानी कि महात्मा गांधी का दर्जा दे दिया। उसकी चर्चा आगे होगी, मगर कांग्रेस जो है ना दोस्तों, इस पर करारा हमला बोल रहा है। और मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए इस मजदूर के साथ, इस वर्कर के साथ राहुल गांधी की तस्वीर। उसकी जो शर्ट है दोस्तों पूरी तरह से मैली है, गंदी है। जब कांग्रेस अपने प्रचार तंत्र के जरिए यह तस्वीर पेश करता है, जब वो देश की जनता को यह दिखाता है ना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पुराना हमला है, खासकर राहुल गांधी का जो पुराना हमला है मोदी के ऊपर कि ये सूट बूट की सरकार है, उसे और वजन मिलता है। और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं दोस्तों, और यह वीडियो बहुत जोरों से वायरल हो रहा है। राहुल गांधी के साथ एक दिव्यांग चल रहा है। कहता मैं आपके साथ इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैं एक प्राउड इंडिया चाहता हूं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो देखा आपने, बहरहाल कांग्रेस के नेताओं ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। अभी भारत जोड़ो यात्रा को मात्र 15 दिन हुए हैं और भाजपा के प्रवक्ता गोडसे मुर्दाबाद बोलने लगे, मंत्री मीडिया से फैलने वाली नफरत पर चिंतित होने लगे और मोहन भागवत इमामों के पास पहुंच गए। आगे आगे देखिए होता है क्या। दरअसल जिन 3 मामलों का जिक्र कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कौन से 3 मामले हैं। गोडसे मुर्दाबाद, आपके स्क्रीन पर गौरव भाटिया और ये डिबेट पर थे सुप्रिया श्रीनेत के साथ। सुप्रिया श्रीनेत ने इन्हें इस कदर घेरा दोस्तों कि गौरव भाटिया बुरी तरह से बौखला गए और डिबेट के अंदर उन्हें गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। वो गोडसे मुर्दाबाद था, है और रहेगा। अब जो दूसरी बात कही है उन्होंने कि मंत्री मीडिया से फैलने वाली नफरत पर चिंतित होने लगे। आपके स्क्रीन पर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री, जी हां, अनुराग ठाकुर ने बाकायदा लंबा चौड़ा फरमान जारी किया कि मीडिया नफरत क्यों फैला रहा है, बताइए, इस नफरत को बंद होना चाहिए, देश बर्बाद हो रहा है, तमाम चीजें कहीं। और आप जानते होंगे इस पर मैंने शो भी किया। और तीसरी बात, मोहन भागवत इमाम के पास पहुंच गए। जी हां, आप जानते हैं इमाम के पास पहुंचे। इन खबरों को देखिए, बाकायदा उस इमाम ने उन्हें राष्ट्रपिता तक बता दिया। उसकी चर्चा बस कुछ देर में। मगर अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि राहुल गांधी इस यात्रा के मकसद को किस तरह से देख रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा मकसद है इस यात्रा के जरिए जो नफरतें फैल रही हैं उन्हें खत्म करना। सुनिए। My focus in this yatra is point number 1. We are not going to accept an India which is divided, hateful. We are not going to accept it. Neither is the Congress party going to accept it, neither is the opposition going to accept it, neither are the people of India going to accept it. Point number 2, we are not going to accept an India where our youngsters cannot get employment. Point number 3, we are not going to accept an India where the poor people are drowning in high prices. These ideas are interconnected. There is a link between the spreading of hatred by the BJP RSS, the concentration of capital by a chosen few, and the gross unemployment that India is facing, and the massive increase in prices that India is facing. These things are connected to each other. The hatred, the violence, and the arrogance that is now visible in our country is not good for our country. This country has a tradition of humility, of non-violence, of compassion. And that is actually the true India. This is my message. And I am not going to get distracted from this message. दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस को चुनावी फायदा पहुंचाएगी या नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो राहुल गांधी को प्रतिक्रिया मिल रही है वो कांग्रेस के गढ़ में मिल रही है। खासकर जहां जहां राहुल गांधी बेतहाशा लोकप्रिय हैं, यानी कि तमिलनाडु और केरल के वायनाड से वो सांसद हैं।
अब वो प्रवेश करेंगे बीजेपी के गढ़ में कर्नाटक में। बीजेपी के जहन में वही चल रहा है कि अगर ऐसी प्रतिक्रिया उन्हें वहां मिली तो ये एक आग की तरह फैल सकता है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो नफरतें पिछले 8 सालों में फैलाई गई हैं मीडिया के जरिए, जो नफरत फैलाने वाले हैं और मुंह से जो नफरत बोलने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये सब कहकर, ये सब बोलकर आप भी अंदर से खुश तो हो नहीं। क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों, आपको ये तो बतला दिया गया है कि हिंदू खतरे में है, आपको ये भी बतला दिया गया है कि अगर मोदी जी सत्ता से गए तो मुगलों का राज आ जाएगा, मगर आपको लगातार डरा कर रखा गया है। आपके मन में एक डर रहता है या फिर आपको भड़काया जाता रहता है। अब जो इंसान डरा हुआ है, जो इंसान भड़का हुआ है, दोनों ही सूरतों में उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो जो लोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नफरती प्रचार का हिस्सा हैं, वो भी दिल से खुश तो हैं नहीं। और ये ना भूले दोस्तों, हमारे बच्चे, मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे बच्चे उस तमाम जहर के बावजूद, कई बच्चे हैं जो अपने मां बाप की नफरत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। जो मां बाप इस तरह का कचरा न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, वो उनसे सवाल उठाते हैं कि आप ये सब क्यों देखते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अनुराग ठाकुर के बेटे ने उनसे जरूर सवाल किया होगा कि आपने आखिर क्यों एक मंच पर खड़े होकर देश के गद्दारों को गोली मारो वाले नारे दिए थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उसी बच्चे की वजह से अनुराग ठाकुर ने वो बयान दिया। या फिर ये जो नफरती चिंटू एंकर्स हैं, छोटे मोटे गुल्लू कालू, इन तमाम लोगों से इनके घर में इनके बच्चे पूछते होंगे कि देखिए, जहां तक आप अपने नाम के साथ मोदी लगा रही थी ठीक है, मगर मुझे उम्मीद है कि उस लड़की ने अपनी मां से पूछा होगा कि मम्मी आप न्यूज चैनल में प्राइम टाइम में क्यों इतना जहर उड़ेलती हैं। आपने पहले मेरी बेइज्जती कराई, उस लड़की ने अपनी मां से कहा होगा कि आपने बेइज्जती कराई अपने नाम के साथ मोदी जोड़ के, फिर आप प्राइम टाइम में नफरत भी परोसती हो। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बच्चे अपने मां बाप से ये सवाल पूछ रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मोहन भागवत साहब भी जो 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले और फिर वो मस्जिद गए दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मोहन भागवत जी महसूस कर रहे होंगे जो नफरत बाकायदा फैलाई जा चुकी है, इसकी कीमत हमारा समाज चुका रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ईमानदार नियत से मोहन भागवत जी ने ये पहल अपनी तरफ से शुरू की है। बहरहाल जैसे कि आप देख सकते हैं कि इमाम इलियासी साहब जो उस मस्जिद में थे, मदरसे में थे, उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत राष्ट्रपिता हैं और राष्ट्र ऋषि भी बता दिया। उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मोहन भागवत से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, वो हमारे राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि हैं। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता कायम रहनी चाहिए। हम सभी अलग अलग तरह से पूजा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम सब इंसान हैं, हम भारत में रहते हैं और भारतीय हैं। भारत विश्व गुरु बनने के कगार पर है और हम सभी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इलियासी साहब ने 2-3 चीजें तो बहुत अच्छी बात कही हैं इसमें, मगर 2-3 चीजें जो कही वो मुझे लगता है महात्मा गांधी अगर जिंदा होते न जाने क्या सोचते। खैर वो एक अलग मुद्दा है। मगर इमाम साहब को यह भी पता होना चाहिए कि जहां मोहन भागवत जी मुलाकात कर रहे हैं, वहीं फिर वो ये भी बयान देते हैं कि गौ हत्या पर मुसलमान जो है वो अपनी राय दे। नहीं, मोहन भागवत जी, सबसे पहले तो आपको एक कानून लाना पड़ेगा कि पूरे देश में गौ हत्या पर पाबंदी हो, यानी कि गौ मांस कहीं नहीं बिके। और ये कौन ला सकता है? ये बीजेपी की सरकारें ला सकती हैं। मसला मैंने कल ही आपको बताया, गोवा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। उत्तर पूर्व में किसकी सरकार है? कई जगहों पर बीजेपी की सरकार है। आप एक कानून लाइए और इस पूरे देश में गौ मांस पे पाबंदी लगा दीजिए। जैसे मुसलमान देशों में किस पर पाबंदी है? वहां पर सूअर का मांस नहीं बिकता। उसी तरह से आप कहिए मोदी जी से वो लाएं, मगर वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में तो गाय माता है, मगर गोवा में आके ऐसा नहीं होता। तो ये करना पड़ेगा। और यही नहीं, मैं मोहन भागवत जी से एक और बात पूछना चाहता हूं। मोहन भागवत जी, आपको भारतीय जनता पार्टी पे कटघरे में क्यों रखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं।
अभी तमाम खबरें मैंने आपको बताई कि किस तरह से चीन ने LAC के मायने ही बदल दिए। LAC जहां पर थी, जहां तक यानी कि जिस पेट्रोल पॉइंट 15, पेट्रोल पॉइंट 16 तक भारत के सैनिक गश्त लगा सकते थे, अब वहां बफर जोन बन गया है। अप्रैल 2020 तक जहां पर हमारे सैनिक गश्त लगा सकते थे, वो बदल गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों। हमारे 21 सैनिकों को चीन ने मौत के घाट उतार दिया था। मुद्दा यह नहीं कि हमने उनके कितने मारे, मुद्दा यह कि हमारे सैनिक शहीद हुए, हमारे सैनिकों के परिवार बर्बाद हुए। ऐसा नहीं हुआ था ना। और ऐसा क्यों हुआ? इस सरकार की नाकामी के चलते हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मोहन भागवत जी, आपने 2013 में जो बयान दिया था, आपके स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर, इंडिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू चाइनीज थ्रेट विद फर्मनेस, यानी कि चीन जो लगातार खतरा हमें पेश कर रहा है, भारत पूरे पुख्ता अंदाज में, दमदार अंदाज में उसका जवाब नहीं दे रहा। यह आपने साल 2013 में कहा था। मोहन भागवत जी, चीन ने कई इलाकों में गांव बसा दिए हैं। जिस डोकलाम से हमने दावा किया था कि हमने चीन को पीछे हटा दिया, चीन ने वहां पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। LAC बदल गया है और उसमें चीन को फायदा हुआ। ये तमाम चीजें हुए हैं। 21 सैनिकों की शहादत, 21 भारतीय सैनिकों की शहादत। ये तो आजाद भारत के इतिहास में 1962 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा टकराव। मोहन भागवत जी, आप इस पर खामोश नहीं रह सकते। चाहे गौ हत्या हो, चाहे चीन हो, इन दोनों मुद्दों पर आपको भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में रखना पड़ेगा। अगर आप रखेंगे, अगर आप उनसे सवाल उठाएंगे ना, तो इलियासी साहब ने जो कहा ना, आपको जो राष्ट्रपिता का दर्जा दिया, चलिए पूरा राष्ट्रपिता नहीं सही, मगर आधा राष्ट्रपिता तो मैं भी आपको मानने को तैयार हो जाऊंगा अगर आप इतना साहस दिखाएं तो। कम से कम इस मंच पर मैं आपको सलाम करूंगा, यह मेरा आपसे वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।